जो अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से सीन से गायब हो गए थे, उनकी आज देश के पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर फिर से एंट्री हो गई है बहुत। और आज की इस एंट्री में इमोशन भी था, अग्रेशन भी था, और आने वाले वक्त में देश की पॉलिटिक्स में क्या क्या हो सकता है उसकी झलक भी थी। केजरीवाल रो पड़े बॉस आज। अरविंद केजरीवाल को और उनकी पॉलिटिक्स को आज गजब का बूस्टर शॉट मिला जब दिल्ली की कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपों से सिर्फ बरी ही नहीं किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि उन्हें फंसाया जा रहा था। इधर केजरीवाल को कोर्ट ने बरी किया, उधर तगड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। केजरीवाल एंड टीम जहां मोदी सरकार से सवाल पूछने उतरी तो सामने राहुल गांधी खड़े मिल गए। राहुल गांधी एंड टीम की अलग लेवल की पॉलिटिक्स का नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल और कांग्रेस में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कांग्रेस सब छोड़ छाड़ के केजरीवाल को डरपोक बताने में लग गई। भाई जिस कांग्रेस का कल तक का एक ही मकसद था कि मोदी को डरपोक साबित करना है, वो आज बोरिया बिस्तरा लेके केजरीवाल को डरपोक साबित करने में लग गई। कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल तो बड़े कमजोर नेता हैं, एक ही केस हुआ और रो पड़े। हमारे राहुल गांधी शेर है, 32 केस झेल रहे हैं। कांग्रेस और केजरीवाल में जैसे ही लड़ाई शुरू हो गई, केजरीवाल ने भी कांग्रेस को लपेट लिया। केजरीवाल ने राहुल से लेकर सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर ऐसा क्या कहा कि पूरी कांग्रेस तिलमिला गई। आज आपको दिखाऊंगा। दरअसल केजरीवाल की वापसी ने पूरे इंडी गठबंधन का समीकरण चेंज कर दिया है। राहुल गांधी को उनके साथी ही सीरियसली नहीं लेते। पहले ही ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान देने की बातें हो रही थी। अब केजरीवाल ऐसा क्या करने वाले हैं कि कांग्रेस घबरा गई है कि राहुल गांधी का तो पॉलिटिकल करियर ही निपट जाएगा क्या। आज आपको बताऊंगा। उधर बीजेपी अलग अलबलाई हुई है। सीबीआई दौड़े दौड़े हाईकोर्ट चली गई। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि केजरीवाल का संकट टला है, खत्म नहीं हुआ? कोर्ट ने आज फैसले में ऐसा क्या कहा है कि बीजेपी का सारा नैरेटिव बहता जा रहा है? केजरीवाल ने आज कोर्ट के फैसले के बाद कौन सा सियासी कार्ड खेल दिया? पीएम मोदी को कौन सा चैलेंज दे दिया? क्या दिल्ली में फिर चुनाव होने वाले हैं? केजरीवाल खुद को मार देने वाला बयान क्यों दे रहे? कौन कह रहा है इंडिया गेट पर फांसी दे दो? देश की पॉलिटिक्स में अचानक आए इस नए तूफान का कंप्लीट चैप्टर खोलने जा रहा हूं। लेकिन पहले ये ट्रेलर देखिए। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? मकसद सिर्फ एक है, कांग्रेस मुक्त भारत। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। इस वक्त गजब की लड़ाई चल रही है केजरीवाल और कांग्रेस के बीच। पॉलिटिकल वर्ल्ड वॉर टाइप का मामला चल रहा है। इधर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में क्लीन चिट लेकर के आए, कांग्रेस का मूड ही खराब हो गया। कांग्रेस के लिए मूड खराब करने वाली बात ही है, क्योंकि कहां राहुल गांधी की बातें हो रही थी और अब धमाका करने केजरीवाल आ गए। केजरीवाल को देखकर कांग्रेस को आग लगी पड़ी है। केजरीवाल माहौल भी पूरा बनाए बैठे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल छूटे तो कैसे फपक कर रो पड़े। एक बार पहले ये देखिए, फिर पूरी पॉलिटिक्स आपको समझाता हूं। देखिए एक बार। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया
कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। देखिए, केजरीवाल इसलिए भी इमोशनल हो गए क्योंकि आज शराब घोटाले के जो आरोप लगे थे उसमें सीबीआई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। इस केस में अरविंद केजरीवाल आरोपी थे, वो बरी हो गए। मनीष सिसोदिया भाई वो तो काफी दिन जेल में रहे थे, वो भी बरी हो गए। के कविता आरोपी थी, वो भी बरी हो गई। विजय नायर आरोपी थे, वो भी बरी हो गए। 23 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था, सब के सब बरी हो गए। लेकिन स्पेशल कोर्ट के सामने यह केस टिक ही नहीं पाया। कोर्ट ने सबको किस आधार पर बरी कर दिया, ऑर्डर में क्या कहा, सीबीआई कहां चूक गई, आगे क्या होने वाला है, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन केजरीवाल जैसे ही छूटे उन्होंने सीधे कह दिया कि बीजेपी ने बिना सबूत फंसाया था। बीजेपी का यह मामला टेक्निकल है, अभी ऊपरी अदालत बाकी है। अगर सबूत नहीं थे तो कोर्ट चार्जशीट कैसे फाइल करने दे रही थी, बोल रही थी। सुनिए केजरीवाल क्या बोले और बीजेपी क्या जवाब दे रही है। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। कि निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि चार्जेस फ्रेम करने की इजाजत कैसे मिल गई। चार्जेस फ्रेम करने की इजाजत मिलना, जिस पर चार्ज फ्रेम हुए हैं उसके दोषी होने का सबूत नहीं हो जाता है। ऐसे तो फिर कोई कभी नहीं छूटेगा जिस पर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। और सुधांशु त्रिवेदी देखिए वो कर रहे हैं जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करता है। भाई वो कह रहे हैं कि ये तो अभी निचली अदालत का फैसला है। निचली अदालत का फैसला है तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हां मैं ईमानदार हूं। अभी तो फैसला नहीं आया था तो बीजेपी कह रही थी कि भाई ये तो बेईमान है। तो जिसकी जो पॉलिटिक्स को सूट करेगा वो वही करेगा। हो सकता है हाईकोर्ट में फैसला पलट जाए, लेकिन जब तक फैसला पलटता नहीं है तब तक तो केजरीवाल यही ना कहेंगे कि भाई मुझे कोर्ट ने बरी किया है। देखिए इस मामले को लेकर लड़ाई बीजेपी और केजरीवाल के बीच ही चलनी चाहिए, लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ता उससे पहले कांग्रेस कूद गई कि मैं हूं बीच में, और ऐसी कूदी कि बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अब लड़ाई राहुल गांधी बनाम केजरीवाल बन गई। कोर्ट के फैसले के बाद जब केजरीवाल रोए तो उनके लोगों ने कहा कि केजरीवाल के आंसू अब अंगारे बन जाएंगे। ये आंसू नहीं आग है। तो कांग्रेस ने तो केजरीवाल के आंसुओं की आग पर ठंडा पानी फेंकने वाला काम कर दिया। कांग्रेस केजरीवाल का मजाक उड़ा रही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में राहत मिली, वो भावुक होकर रो पड़े। कांग्रेस केजरीवाल का पोस्टर निकालकर कह रही है कि ये तो डरपोक आदमी। राहुल गांधी की फोटो लगा दी है साथ में, कह रहे हैं कि 32 केस है फिर भी अड़ा हुआ है, जनता के लिए खड़ा है। वहीं केजरीवाल की रोती हुई तस्वीर पर लिख दिए कि एक केस डरा है, रो पड़ा है। कांग्रेस अलग ग्रह पे चल रही है भाई। भर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है कि देखिए ये लोग फंसाते हैं। कांग्रेस कहीं को नहीं मार दी कि हटो बीच से। अभी राहुल जी बीच में खड़े हैं, पहले राहुल जी से निपटेंगे केजरीवाल जी, फिर जाएंगे मोदी जी। यही कांग्रेस अभी तक कहती थी मोदी डरपोक है। अब वो कही कि रुकिए मोदी जी, अभी आप रुकिए, अभी पहले मुझे केजरीवाल को डरपोक साबित करने दीजिए। कांग्रेस न सिर्फ ऐसे पोस्टर बना रही है बल्कि वीडियो भी बना बना के डाल रही है जिसमें केजरीवाल के रोने का मजाक उड़ाया गया। देखिए कांग्रेस कैसे वीडियो डाल रही है। केजरीवाल और उनकी पार्टी हर उस जगह पे जीतते हैं जहां कांग्रेस सत्ता में होती है, वो कांग्रेस का वोट खाते हैं। और अब तो उनको क्लीन चिट मिली हुई है। अपना सारा सियासी बारूद केजरीवाल के खिलाफ निकालकर कांग्रेस जो है वो फोड़े जा रही है। कांग्रेस ने तो यह तक कह दिया कि केजरीवाल सेटिंग से शराब घोटाले में छूटे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं,
इसलिए पटकथा भी एकदम अनुमानित है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामलों में अचानक तेजी आ जाएगी। दूसरी तरफ उनके आम आदमी पार्टी में सुविधाजनक सहयोगियों और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयां गुजरात और पंजाब चुनावों के मद्देनजर चुपचाप ठंडी पड़ जाएंगी। गुजरात में अभी चुनाव है, पंजाब में अभी तो भाई बंगाल में ना चुनाव है, उसके बाद असम में ना चुनाव है। दोनों जगह है क्या आम आदमी पार्टी? लेकिन कांग्रेस करिए सेटिंग करके बीजेपी निकाली। केजरीवाल छूटे नहीं है, केजरीवाल को छुड़वाया गया इनके हिसाब से। अलका लांबा कह रही है कि आपके ये आंसू एक नौटंकी भर है। आरएसएस की बी टीम बन अन्ना हजारे जी की आड़ में दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने ही तो षड्यंत्र रचा था और झूठे बदनाम किया था स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को। क्या कभी नौटंकी कंपनी ने उनसे माफी मांगी? इस लेवल की इन लोगों की बयानबाजी चल रही है कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है। तो जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो रामलीला मैदान में ये लोग उनके सुनीता केजरीवाल के साथ मंच पे खड़े होकर क्यों कहे थे कि बीजेपी फंसा रही? अभी दिखाऊंगा आपको वो तस्वीर। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पंजाब और गुजरात चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर सामने लाया गया है। सुनिए पवन खेड़ा को। टेम्पररी संजीवनी बीजेपी देती रहती है उन सब लोगों को जिनको कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना है। पंजाब में करना है, गुजरात में करना है, गोवा में करना है, वो आप देख लीजिएगा अपने आप, आपको दिख जाएगा। कल चिदम्बरम साहब के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आया। तमिलनाडु में चुनाव है, कांग्रेस को कमजोर करना है। मकसद सिर्फ एक है, कांग्रेस मुक्त भारत। उस मकसद को हासिल करने के लिए पिछले हफ्ते मेरठ में तो प्रधानमंत्री इस स्तर पर चले गए कि टीएमसी की भी तारीफ कर दी, उसको भी सर्टिफिकेट दे दिया जिसके खिलाफ है वो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। केजरीवाल के शराब घोटाले के आरोपों से छूटने पर जितना हड़कंप, जितनी खलबली बीजेपी में मचनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा खलबली कांग्रेस में मची हुई। कांग्रेस इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है? क्या कांग्रेस को कोई डर है? इसके बारे में बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस जिस सेटिंग की बातें कर रही है उस पर केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कांग्रेस को क्या जवाब दिया है। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? यानी कांग्रेस को केजरीवाल बेशरम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मैं अगर बी टीम हूं तो मैं तो जेल जा रहा हूं, तुम क्यों नहीं जेल जाते हो? रॉबर्ट वाड्रा को कितने दिन पहले बीजेपी ने कहा कि उन्होंने घोटाला किया, आज तक जेल नहीं गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जेल नहीं गए। केजरीवाल पूछ रहे क्यों नहीं जाते? अगर भाई मैं बी टीम हूं, केजरीवाल बी टीम है, तो वो जेल जाते हैं, जो ए टीम है वो नहीं जाती है। केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, दोनों का अलग ही खेल चलता है। आज एक दूसरे को ये लोग कोस रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। लेकिन यही केजरीवाल जब शराब घोटाले के आरोप लगे थे, जेल गए थे, तो यही कांग्रेस केजरीवाल के लिए रैली कर रही थी। साल 2024 की यह तस्वीर देखिए, इंडी गठबंधन की रैली में सोनिया गांधी के साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आपको दिख रही है। इस रैली में राहुल गांधी भी थे। उस वक्त केजरीवाल बीजेपी की बी टीम नहीं थे, आरएसएस की बी टीम नहीं थे। तब इनको माहौल बनाना था कि अरे नरेंद्र मोदी ने कैसे इंडी गठबंधन के आदमी को डाल दिया जेल में जी। तब गिरफ्तारी का मुद्दा बनाना था तो साथ में बैठ गए मंच पे। आज वो बाहर आ गए तो बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को नाला दुला के सामने कर दिया है कांग्रेस को खत्म करने के लिए। कांग्रेस की बातों का सिर पैर ही नहीं मिलता है। आज कांग्रेस को आग लगी हुई है कि कैसे केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में छूट सकते हैं, कोई सेटिंग होगी। कांग्रेस आखिर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? भाई केजरीवाल तो विपक्ष के ही खेमे के हैं ना, लेकिन केजरीवाल के बरी होने से कांग्रेस को किस बात का डर है वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस को डर है कि अब राहुल गांधी की चर्चा नहीं होगी और केजरीवाल की चर्चा बढ़ जाएगी। इंडी गठबंधन में पहले ही राहुल गांधी को चुनौतियां दी जा रही है। ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की लीडरशिप देने का माहौल बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव भी खुलकर खेल रहे हैं। ममता अखिलेश के बाद अब केजरीवाल भी आ गए तो राहुल गांधी किनारे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस पर भारी पड़ जाएंगे। गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में केजरीवाल मजबूत होंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा। इन्हीं सब बातों से कांग्रेस घबराई हुई है, कह रही कि केजरीवाल ने बीजेपी से सेटिंग कर ली है। सुनिए एक बार, फिर आपको बताता हूं कोर्ट में आज क्या क्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी को 1-2 साल पहले लगा कि आम आदमी पार्टी जब तक है वो दिल्ली में नहीं बन पाएंगे, या कम से कम उसके ऊपर आरोप नहीं तय होते तो पूरे जैसे कहते हैं ना घोड़े खोल दिए, CBI, ED सब लग गए और उन पर आरोप तय होने लगे। अब दिल्ली वो जीत गए,
अब आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है उनको पंजाब में, गुजरात में, गोवा में। तो आप देखिए चुनाव जीतने के यकायक बाद एक एक करके जो है ना कोई परस्यू हो रहा है, ना केस आगे बढ़ रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप रोज बात कर रही। कांग्रेस कह रही है कि गुजरात और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जरूरत है बीजेपी। भाई लॉजिक देखिए इन लोगों का। गुजरात में बीजेपी इतना मैसिव लीड लेकर जीती है कि अगर आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो वो मैसिव लीड खत्म हो जाएगी। और पंजाब में तो खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां तो बीजेपी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी होती है। आज कांग्रेस ये बात कह रही है, लेकिन पहले कांग्रेस क्या करती थी वो आप देखिए। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले की जांच के लिए लेटर लिखती थी, माहौल बनाती थी कि अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, दावा करती रही कि उसने ही सबसे पहले शराब घोटाले का खुलासा किया। यही कांग्रेस पहले कहती रही कि भाई ये सब घोटाला होता है इनकी सहूलियत से है। कभी कहेंगे कि हाँ गड़बड़ है, कभी कहेंगे मोदी ने फंसा दिया, कभी कहेंगे अरे मोदी ने ही बाहर निकाल लिया। कांग्रेस के पहले के आरोप सुनिए एक बार। कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया। खैर कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स है। इधर अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आए, उन्होंने पॉलिटिक्स में भाई इमोशनल कार्ड खूब चलता है, उन्होंने वो खेल दिया। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलते ही गले लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इमोशनल होते केजरीवाल ने यह मैसेज दे दिया कि वो निर्दोष थे, उन्हें फंसाया गया। अब इन तस्वीरों की चर्चा हर जगह हो रही है, जब वो बोलते बोलते भावुक हुए या परिवार से मिले तो भावुक हो गए। ये तस्वीरें ही जो केजरीवाल का वोटर इधर उधर छिटक गया था उसको फिर से कनेक्ट करने के लिए काफी। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल वो सारे सियासी दांव चल रहे हैं जिसमें वो माहिर है। कोर्ट से मिली क्लीन चिट को केजरीवाल ने पूरी तरह निचोड़ लिया। अपने पक्ष में पूरा माहौल कैसे बनाया जाता है राहुल गांधी को सीखना चाहिए। कांग्रेस पर पलटवार कर अपनी ताकत भी दिखा दी, कार से रोड शो करके कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया और अगले टारगेट के लिए तैयार हो गए। अरविंद केजरीवाल ने आज तस्वीरों के जरिए माहौल बनाया कि उनके परिवार ने बहुत दुख झेला है, उनके परिवार ने कितना कुछ भुगता है। सुनिए खुद सुनीता केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए केजरीवाल अपने इमोशंस खुलकर सामने रख रहे हैं और वो इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं कि भाई उनको ये पता है कि अगर लोगों से कनेक्ट होना है तो वो जो इमोशन है वो दिखाने हैं। और ये सब कुछ आज की डेट में हो पा रहा है क्योंकि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया। और जो सीबीआई कोर्ट ने बातें बड़ी बड़ी कही वो भी आपको बताता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस आधार पर यह मामला खड़ा था कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति को बदला गया, कोर्ट ने उस आधार को ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच में कई खामियां हैं। सीबीआई ने लंबी चौड़ी चार्जशीट तो दाखिल की लेकिन उसके सपोर्ट में गवाह और सबूत पेश नहीं किए। मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस खड़ा करने में फेल साबित हुई। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने सिर्फ एक अप्रूवर मंगूटा रेड्डी के बयान पर केस बना दिया। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उनके खिलाफ तो कोई ठोस सामग्री ही नहीं थी। यानी कोर्ट ने सीबीआई के जो दावे थे उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अब गेम केजरीवाल के हाथ में और वो अपने हिसाब से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें तो मोदी शाह ने मिलकर फंसाया। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए सब किया गया। वो कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाकर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव जीता, नहीं तो बीजेपी हार जाती। और अब वो बीजेपी को एक चैलेंज भी दे रहे हैं कि दिल्ली में फिर चुनाव कराओ, तुमको 10 सीट भी नहीं आएगी। सुनिए एक बार।
अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोगों से। देखिए, केजरीवाल का छूटना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल पूरी तरह से बीजेपी पर फायर है। लेकिन बीजेपी अभी भी ये माहौल बना रही है कि अरे अभी तो एक मामले में छूटे हैं, अभी आपके पाप धुले नहीं है। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि जब घोटाला हुआ नहीं था तो 173 फोन नष्ट क्यों किए गए। केजरीवाल सिसोदिया ने सबूतों को तहस नहस करने का काम किया, बीजेपी कह रही है। अगर दिल्ली की नई शराब नीति में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार नहीं था तो केजरीवाल सरकार ने शराब पॉलिसी वापस क्यों ली? कमीशन बढ़ाकर 6 से 12% क्यों किया गया? एक के साथ एक बोतल शराब फ्री क्यों बांटी गई? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी खत्म नहीं हुआ है, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है। शराब घोटाले में जमानत अर्जी खारिज करते हुए सीबीआई कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक बड़ी बड़ी टिप्पणी कर चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि सीबीआई कोर्ट ने ही सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि क्रिमिनल साजिश में मनीष सिसोदिया ने अहम रोल निभाया था। बीजेपी कह रही है कि अन्य कई घोटालों में भी आम आदमी पार्टी के नेता आरोपी। एक बार बीजेपी के नेताओं को भी सुन लीजिए। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है, हम किसी अदालत पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है और इनकी आदत रही है, ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। तो एक निचली अदालत के और ये कहते हुए कि हमें साक्ष्यों की कुछ कमी आ रही है, वो साक्ष्य सारे सीबीआई के पास हैं और वो साक्ष्य सारे उन सारी एजेंसियों के पास हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को उच्च अदालत में सजा मिलेगी। जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया? देखिए, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि साक्ष्य सारे मौजूद हैं, ऊपरी अदालत में दिया जाएगा और वहां फैसला जो है वो पलट जाएगा। भाई सारे सबूत हैं तो अभी क्यों नहीं दिए? इंतजार कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट चल रहा है कि अभी नहीं, अभी हम उसको अपना बेस्ट प्लेयर खिलाएंगे सेमीफाइनल में। निचली अदालत को क्यों नहीं सबूत दिखाए जो वो कह रही है कि सबूत नहीं थे? अच्छा, मनोज तिवारी कह रहे हैं सबूत सारे हैं, रेखा गुप्ता कह रही है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो गई। तो छेड़छाड़ हो गई तो सबूत सारे कैसे हैं? और अगर छेड़छाड़ हो ही गई है, जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई 150 143 फोन तोड़ दिए, सिम कार्ड तोड़ दिए, अगर सारे सबूत उसी में थे जिसके बिना पर सजा मिलनी थी, जिसके बिना पे दोषी साबित होना था, तो भाई वो तो टूट गए। और अगर वो टूट गए, निचली अदालत में नहीं दिखा सके, तो ऊपरी अदालत में कहां से दिखाइएगा? तो ऊपरी अदालत में कैसे फैसला पलट जाएगा? मैंने कहा ना आपको कि बीजेपी अभी खुद ही नहीं समझ पा रही है कि उसको बोलना क्या है और उसकी फजीहत हो रही है। पूरा विपक्ष मिलकर खड़ा हो गया है, राहुल गांधी एंड कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सब यही कहने लगे कि देखिए हम कहते न थे कि विपक्ष को ये लोग फंसाते हैं। और इसका फायदा मिलेगा ममता बनर्जी को बंगाल में। ममता बनर्जी बंगाल में लोगों को कहेंगी कि देखो केजरीवाल से उनकी अच्छी बनती है पॉलिटिकली, वो लेके जाएंगी कि देखो ये आदमी मेरा सबूत है कि बीजेपी ने इनको फंसाया था, कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई सबूत नहीं था, वैसे ही मुझे भी फंसा रहे हैं। अखिलेश यादव वही कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी फंसाती है। बीजेपी अभी खुद इस फैसले के आने के बाद फंस गई और पिछले कुछ दिनों से क्या ही चल रहा है आप देख ही रहे हैं। उधर केजरीवाल फुल रिचार्ज हो रखे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिसने झूठा केस बनाया
उसे तो फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे आईओ जो झूठे मुकदमों के अंदर ईमानदार लोगों को जेल भेजते हैं, उनको इंडिया गेट पर फांसी देनी चाहिए सबके सामने। और अगर हमारी कभी सरकार बनी तो हम ऐसा कानून लाएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। अब सवाल सीबीआई पर है कि वो क्या करेगी। देखिए, सीबीआई इसके खिलाफ हाईकोर्ट तो चली गई। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जाए। सीबीआई की दलील है कि शराब घोटाला केस में जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या फिर उन पहलुओं पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि ईडी के केस का क्या होगा। शराब घोटाले के मामले में ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने ईडी केस में एक एप्लीकेशन फाइल करने की बात कही है, जिसमें सीबीआई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए ईडी के केस को भी खारिज करने की मांग की जाएगी। लेकिन ईडी के अधिकारियों का कहना है कि इस केस में उनकी जांच भरोसेमंद सबूतों के साथ है। एक तरफ यह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें ईडी सीबीआई को जवाब देना है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स है जिसमें केजरीवाल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं क्योंकि उनको मौका मिला है। इंडी गठबंधन को मौका मिला है, वो माहौल बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए यह समाचार किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कह रही है कि सत्यमेव जयते, बीजेपी अभी भी समय रहते सबक सीख ले। तुम्हारी सारी गंदी चालें, तुम्हारी ईडी, तुम्हारी सीबीआई, ये सभी कठपुतलियां सच के सामने हार जाएंगी। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी एजेंसी को अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इमेजिनेशन और बीजेपी की सबसे बड़ी एजेंसी के तौर पर रीब्रांड किया जाना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पावर का गलत इस्तेमाल और संस्थाओं को हथियार बनाने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, फिर भी यह किसी तरह बिना रुके जारी है। यानी इंडी गठबंधन ने पूरा माहौल बना रखा है। अब सवाल देखिए ये है, ये पॉलिटिक्स है, यहां मैसेजिंग है। जब मामला कोर्ट में गया था, अभी फैसला आया नहीं था, बीजेपी ने कहा कि भाई ये गड़बड़ किया इन्होंने, केजरीवाल भ्रष्ट हैं। फैसला आया नहीं था, अब फैसला आ गया। केजरीवाल के लिए सर्टिफिकेट है कि भाई मुझे तो कोर्ट ने बरी किया है। अब हाईकोर्ट में मान लीजिए फैसला पलट जाए, अभी हाईकोर्ट केस गया है, सुनवाई होगी, चलेगी, दलीलें होंगी। जब वो केस का फैसला अगर पलटा, तब बीजेपी कह पाएगी कि देखिए हम कहे ना थे कि निचली अदालत में सही फैसला नहीं आया। क्योंकि कई बार निचली अदालत का फैसला ऊपर बदलता है, ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बदलता है। लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई है बॉस, जिसमें आज की डेट में अरविंद केजरीवाल को बढ़त है और सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, राहुल एंड टीम को जिसका इंतजार था वो रिपोर्ट आ गई है। पीएम मोदी और भारत की रॉकेट इकोनॉमी पर क्या खुलासा हुआ है। ना अमेरिका, ना चीन, ना कोई और, वो रिपोर्ट आ गई जो कह रही कि मोदी का नया इंडिया तो फायर है। अब इसका चैप्टर देखिए। भारत की इकोनॉमी चीते की रफ्तार से दौड़ रही है। ये ना ट्रंप के किसी टैरिफ से रुकने वाली है, ना डेड इकोनॉमी कहने वालों के दुष्प्रचार से रुकने वाली है, ना ही जियो पॉलिटिक्स की टेंशन से इस पर असर पड़ रहा है। इस बार तो जीडीपी नापने का पुराना पैमाना भी बदल गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे क्या ये तो पुराने पैमाने से मापते हैं, इसलिए जीडीपी बढ़ बढ़ के आती है। नए तरीके से देश की कमाई का हिसाब किताब लगा लिया गया है और उसकी रिपोर्ट आ गई है। भारत की ग्रोथ नए तरीके से सारे आकलन करने के बाद भी बम्पर उछाल मार रही है। आप देखिए कि जीडीपी के कैलकुलेशन के नए तरीके के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2026 के लिए 7.6% पर पहुंचा हुआ है, जबकि इसके पहले 7.1% की ग्रोथ का अनुमान था। सोच रहे हैं नए तरीके से मापे तो और बढ़ गया। अगर इस तिमाही की जीडीपी ग्रोथ देखें तो ये और भी ज्यादा है। 2026 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% पे पहुंच गई है। देखिए ये आंकड़े इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस बार जो जीडीपी ग्रोथ आई वो जीडीपी के नए कैलकुलेशन के तरीके से आई। पहले जो आंकड़े आते थे वो 2011-12 को बेस ईयर मानते थे। अब ये बेस ईयर क्या होता है आपको बताऊंगा। इस बार बेस ईयर को बढ़ाकर 2022-23 कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? बेस ईयर चेंज होने के बाद भी भारत की जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त तरीके से कैसे बढ़ रही है? बेस ईयर होता क्या है? जियो पॉलिटिक्स में चल रहे भयंकर टेंशन और टैरिफ की चुनौतियों के बीच भी भारत की रफ्तार कम क्यों नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है। नरेंद्र मोदी अब और कौन सी बड़ी डील करने जा रहे हैं? भारत के साथ डील करने वाली लाइन में अब कौन नया प्लेयर आकर खड़ा हो गया है? सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। इंडिया हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी विल बी
among the top 3 economies globally. We are committed to expanding trade. जीडीपी के नए आंकड़ों से पीएम मोदी और भारत की रॉकेट इकोनॉमी पर क्या क्या और खुलासे हुए हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि बेस ईयर क्या चीज होती है जिसे बदला गया है और उसकी वजह से नई कैलकुलेशन का जो डेटा है वो क्या कह रहा है। देखिए, बेस ईयर वो साल होता है जिसकी कीमतों को फिक्स मानकर आज की आर्थिक तरक्की को मापा जाता है। यह महंगाई के असर को हटाकर देश की असली ग्रोथ दिखाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 2011 में एक पेन 5 रुपए का था, आज की डेट में 10 रुपए का हो गया। अगर हम आज भी 100 पेन बना रहे हैं तो 2011 के हिसाब से जीडीपी 500 रुपए की दिखेगी, क्योंकि 5 रुपए का रेट था। 100 × 5 500। एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि 2011 में एक पेन की कीमत 5 रुपए थी, जबकि आज के हिसाब से जीडीपी क्या हो जाएगी 1000, क्योंकि भाई 10 रुपए का पेन है। तो सवाल ये उठेगा कि भाई ये 10 रुपए के हिसाब से जीडीपी तो बड़ी दिख रही है, 1000 हो गई, पहले 500 थी, जीडीपी बढ़ गई, लोग कहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि भाई आपने प्रोडक्शन बढ़ाया या महंगाई बढ़ी है। बेस ईयर ये समझने में मदद करता है कि अब पेन ज्यादा बन रहे हैं या सिर्फ पेन 5 का 10 हो गया, महंगा हो गया, बन उतना ही रहा है। भाई अगर पेन महंगा हो गया तो इसका मतलब महंगाई का असर है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से। लेकिन अगर पेन ज्यादा बनने लग गया है और इसलिए आपकी जीडीपी बढ़ रही है, तो फिर आपका जीडीपी, आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए 2011-12 का जो बेस ईयर था उसको चेंज करके अब पे लाया गया कि जरा देखें अब क्या हाल है। जीडीपी के आंकड़े देश की इकोनॉमी की सेहत बताते हैं। जीडीपी यानी देश के अंदर एक तय समय में कितनी वैल्यू का सामान बन रहा है, कितनी सर्विस दी जा रही है। अच्छा, ये जीडीपी भी दो तरह की होती है, एक रियल होती है, दूसरी नॉमिनल होती है। रियल जीडीपी क्या चीज है बॉस? रियल जीडीपी में सामान या सर्विस जो आप दे रहे हैं उसकी कीमत बेस से तय की जाती है। अभी तक बेस ईयर वही 2011-12 था, तो पता चलता है कि देश में उत्पादन बढ़ा है या नहीं है। तो रियल जीडीपी आपका प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है, सर्विस कितनी बढ़ गई है, वो बताती है। नॉमिनल जीडीपी मौजूदा बाजार भाव पर आधारित होती है और इसमें महंगाई को जोड़कर देखते हैं। अगर चीजों के दाम बढ़े हैं तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ी हुई दिखेगी। कई लोग भारत की जीडीपी के डेटा पर सवाल उठा रहे हैं, यह पुराना डेटा ले रहे हैं इसलिए बढ़ा हुआ दिखता है, जीडीपी का कैलकुलेशन है सही नहीं है कहते थे। पुराने तरीके से जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है इसलिए ग्रोथ दिख रही है, लोग कहते थे। लेकिन ऐसे सभी लोगों को आज करारा जवाब मिल गया, क्योंकि आज जो जीडीपी का डेटा आया वो नई गणना के आधार पर आया। नए कैलकुलेशन के बाद जो आंकड़े आए उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि अब बेस ईयर 2011-12 से बढ़ा के सीधा 2022-23 ले आए। अब इस जो डेटा बदले उसमें जीडीपी को लेकर क्या कहा जा रहा है, पहले आप देखिए। जो नया बेस ईयर चेंज होने के बाद जो आकलन है, जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो आकलन है वो क्या कहता है, नया डेटा 2026 को लेकर अनुमान क्या है भाई? पहले था कि 7.1 के दर से बढ़ेगी जीडीपी, 2011-12 का जब बेस ईयर लिया हुआ था। अब क्या है भाई? अब बेस ईयर चेंज हो गया और ये बढ़ गया 7.6%। तो जो लोग ये कह रहे थे कि अरे झूठे 7.1 दिखा रहे हैं, ये तो और नीचे चला जाएगा, अरे यहां बढ़ गया बॉस, 7.6 हो गया। हालांकि नई गणना के मुताबिक तीसरी तिमाही का जो जीडीपी डेटा आया है वो दूसरी तिमाही से कम है। क्वार्टर 2 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.4% थी पुरानी गणना के मुताबिक। क्वार्टर 3 में जीडीपी ग्रोथ नई गणना के मुताबिक 7.8%, लेकिन ये अभी भी 8% के आसपास है बॉस। तो अगर ओवरऑल देखिएगा तो नई गणना और बेस ईयर रीसेट करने के बाद भी ओवरऑल साल की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का ही अनुमान है। तो जो लोग डेड इकोनॉमी बता रहे थे, कह रहे थे कि डेटा से खेला हो रहा है, डेटा बदल गया बॉस और ग्रोथ और बढ़ी हुई दिख रही है। अब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जीडीपी के आंकड़े नई सीरीज के तहत जारी किए और बेस ईयर को बदला। बेस ईयर क्यों बदला गया वो भी सुनिए। डिजिटल सेवाओं और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी नई इंडस्ट्री, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव को देखते हुए बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया। आमतौर पर बेस ईयर 5 साल में बदल दिया जाता है, लेकिन कोविड आ गया बीच में,
फिर जीएसटी लागू हो गया, तो ये बेस ईयर चेंज होने में देरी हुई, क्योंकि इन दोनों चीजों से अर्थव्यवस्था हिली हुई थी, सही अनुमान ही नहीं लगता। आर्थिक अनुमानों को सटीक बनाने के लिए अब जीएसटी नेटवर्क, ई वाहन डेटाबेस को भी शामिल किया गया है। साथ ही घरों में काम करने वाले कुक, ड्राइवर, घरेलू नौकरों की सेवाओं से जुड़ा डेटा भी शामिल कर लिया गया है। इस बदलाव से जीडीपी का सटीक आंकड़ा और इकोनॉमी की वास्तविक रफ्तार पता चल पा रही है। भारत की तुलना में दूसरे देशों की क्या स्थिति है वो भी देखिए। भाई, भारत की जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान तो 7.6% है डेटा चेंज होने के बाद भी। चीन की जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान 2026 में 4.8% है बॉस। यूके का 1.4%, जापान का हाल है 0.8%। ये 1% की ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रहे। वो डोनाल्ड ट्रंप इतना कूद रहे हैं। अमेरिका की ग्रोथ रेट का अनुमान है 2.8%। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है मात्र 1%। अब भारत 7.6%। भारत की इकोनॉमी बम हो रखी है और इसी टारगेट को हासिल करने के लिए पीएम मोदी लगे हुए हैं कि भाई जहां से हो सबसे डील करो, इतना बड़ा बाजार है, सबको लाओ। आप देखिए कैसे भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है। यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सारे देश भारत के साथ काम करना चाह रहे हैं। अभी कल ही पीएम मोदी इजराइल का दौरा खत्म करके आए, वहां बड़ी बड़ी डील की है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आ गए। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। मार्क कार्नी कनाडा से मुंबई पहुंचे, जहां वो बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। कनाडा जानता है कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ही वो देश है जिसके साथ ट्रेड डील करने में फायदा है। और ये वही कनाडा है जो वो सन की ट्रूडो के वक्त में जो है वो खालिस्तानियों से सटा घूमता था। सारा खेल पलट गया। मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए हुए हैं, गलतियों को सुधार रहे हैं। मार्क कार्नी के भारत आने से पहले ही कनाडा ने कहा कि कनाडा में हो रहे अपराधों में भारत का कोई हाथ नहीं है, जबकि जस्टिन ट्रूडो बिना किसी सबूत के आरोप लगा देता था कि कनाडा में खालिस्तानी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। वहीं से रिलेशन खराब हुआ था दोनों का। अब मार्क कार्नी सुधार रहे हैं रिश्तों को स्ट्रैटेजिकली रीसेट किया जा रहा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 2 मार्च को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच कई महत्वपूर्ण डील हो सकती है। भारत और कनाडा के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीईपीए पर बात हो सकती है। भारत और कनाडा ने बायलैटरल ट्रेड को $70 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम सप्लाई पर समझौता होने की उम्मीद है। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है कहा जा रहा है। कनाडा की कंपनी और भारत के बीच अगले 10 साल तक यूरेनियम सप्लाई समझौते पर मुहर लग सकती है। भारत कनाडा से कच्चा तेल और दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। कनाडा को भी अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर भी बात हो रही है। दोनों देशों के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहले ही हाई लेवल की मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन के क्षेत्र में समझौता हो सकता है। तो यहां भारत डील पे डील कर रहा है। इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। नई रिपोर्ट भी आ गई। वहां पाकिस्तान भाई उसकी नई रिपोर्ट भी कह रही है कि वो फोड़ा ही जाएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.